अध्याय 1। एपिसोड। एक सबसे अमीर डिलीवरी बॉय। दोपहर की चिलचिलाती धूप में सैक्रामेंटो की चौथी स्ट्रीट के कोने पर स्थित कॉफी शॉप ग्राहकों की चहल पहल से गूंज रही थी। मिस्टर पियर्स के लिए हेजलनट लाटे। काउंटर के पीछे खड़ी महिला बैरिस्टा ने आवाज लगाई। यह आपका बाकी पैसा मिस्टर पियर्स, बैरिस्टा ने सिक्कों को खनकाते हुए कहा। धन्यवाद मिस। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो काले 3 पीस सूट में था बोला। मैं केविन से मिलने आया हूं, मुझे लगता है कि वह यहीं काम करता है। केविन, काउंटर पर तुम्हारे लिए कोई आया है, महिला बैरिस्टा ने आवाज लगाई। ब्लू वर्क यूनिफॉर्म पहने एक युवक काउंटर की ओर बढ़ा। हाँ नीना, कौन है? मिस्टर पियर्स, केविन आ गया है, नीना ने कहा। केविन की नजर जैसे ही पियर्स पर पड़ी, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। तुम यहां क्यों आए हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। बाहर चलकर बात करते हैं। कैफे के कांच के दरवाजे को खोलते हुए केविन ने सख्त लहजे में कहा। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम वापस लौट आओ मिस्टर बेनेट, बॉब पियर्स ने कहा। तुम चाहते हो कि मैं बेनेट परिवार में लौट आऊं? केविन को बॉब पियर्स की यह बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बातचीत के अप्रत्याशित मोड़ से केविन के चेहरे पर एक ठंडी भावशून्य मुस्कान आ गई। हां, बॉब पियर्स ने सम्मानपूर्वक कहा। बूढ़े आदमी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम वापस लौट आते हो तो बेनेट परिवार की $300 मिलियन की संपत्ति तुम्हारे नियंत्रण में होगी। $300 मिलियन? केविन ने खुद पर हंसते हुए एक गहरी सांस ली। बेनेट परिवार के पास वाकई बहुत पैसा है ना बॉब? केविन की बातों में छिपे व्यंग्य को महसूस करते हुए बॉब ने असहाय स्वर में कहा। युवा लड़के, क्या तुम अब भी 3 साल पहले हुई उस घटना को लेकर नाराज हो? केविन की चुप्पी को सहमति समझकर बॉब ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। केविन, हो सकता है कि 3 साल पहले उस घटना में बूढ़े आदमी की गलती रही हो, लेकिन तब से उसने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्या तुम उसे दूसरा मौका नहीं दे सकते? दूसरा मौका? केविन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। जब उसने मेरी मां को वह मौका तक नहीं दिया, तो मैं उसे दूसरा मौका क्यों दूं? 3 साल पहले अपनी मां को तड़पते हुए मरते देख केविन ने कसम खाई थी कि वह इस दर्द को कभी नहीं भूलेगा। बेनेट परिवार के पास अकूत दौलत थी, लेकिन हार्वे बेनेट ने उसकी बीमार मां के इलाज के लिए एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया। उस रात जब उसकी मां की तबीयत बेहद खराब थी, केविन ने पूरे परिवार के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार इलाज के अभाव में उसकी मां की मौत हो गई। उस दिन के बाद केविन ने बेनेट परिवार से नाता तोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि एक दिन वह वापस लौटेगा, और जब लौटेगा तो वह सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सिर ऊंचा करके लौटेगा। क्या तुम पूरी जिंदगी वेटर और डिलीवरी बॉय बने रहोगे? बॉब पियर्स ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। मैं वेटर, डिलीवरी बॉय, यहां तक कि एक सफाई कर्मी बनना भी पसंद करूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेचूंगा, केविन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बॉब पियर्स के चेहरे पर हल्की शिकन उभर आई। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ खास नहीं, केविन ने सिर हिलाते हुए कहा। मिस्टर पियर्स, आप जा सकते हैं। हार्वे और बेनेट परिवार से कह देना, मैं लौटूंगा, लेकिन पैसे के लिए नहीं। बॉब पियर्स केविन की यह बात सुनकर स्तब्ध रह गए। केविन अपने फैसले के बारे में सोचता हुआ सड़क पर चलता रहा। वह जानता था कि बेनेट परिवार की अचानक उसकी तरफ बढ़ाई गई यह शांति की पेशकश एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं थी। अगर वह वाकई बेनेट परिवार के उत्तराधिकारी बनने के काबिल था, तो वे अब तक उसे स्वीकार क्यों नहीं कर चुके थे? केविन! उसी समय सफेद पोशाक पहने एक खूबसूरत लड़की ने दूर से पुकारा। वह बेहद आकर्षक लग रही थी। वह लड़की थी क्लेयर, राइट? क्लेयर, क्या हुआ? केविन ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन क्लेयर के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह बिना किसी भावुकता के बोली,
मुझे मेरे आंटी के घर चलो, आज थैंक्सगिविंग है। थैंक्सगिविंग? केविन को अचानक याद आया कि क्लेयर ने कल उसे इस बारे में बताया था, लेकिन बॉब पियर्स की मुलाकात के कारण वह कपड़े बदलना ही भूल गया। क्लेयर, क्या तुम मुझे घर जाकर कपड़े बदलने का थोड़ा वक्त दे सकती हो? केविन ने संकोच से कहा। तुम पहले ही क्यों नहीं बदले? मैंने कल ही तुम्हें बताया था। क्लेयर ने नाराजगी से कहा। मैं भूल गया। केविन ने सिर झुका लिया। छोड़ो, कोई तुम्हें देखने नहीं आ रहा? जैसे भी हो वैसे ही चलो। दादाजी और बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेयर ने रूखे स्वर में कहा और आगे बढ़ गई। जब वे क्लेयर की आंटी के घर पहुंचे तो वहां पहले से ही कई लोग इकट्ठा थे, लेकिन जैसे ही केविन ने दरवाजे पर कदम रखा, किसी ने अचानक उसे रोक दिया। रुको, केविन, तुम अंदर क्यों जा रहे हो? क्लेयर का चचेरा भाई जैक राइट मुस्कुराते हुए खड़ा था। मैं भी परिवार का हिस्सा हूं, केविन ने कहा। परिवार? जैक ने ठहाका लगाया। यहां अंदर राइट परिवार के लोग हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? जैक, तुम कहना क्या चाहते हो? क्लेयर ने गुस्से से पूछा। कुछ नहीं, जैक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बस इतना कह रहा था कि बाहरी लोग और कुत्ते राइट परिवार की दावत में आमंत्रित नहीं होते। यह सुनकर सबकी हंसी गूंज उठी। केविन ने गहरी सांस ली। क्लेयर, तुम अंदर जाओ। मुझे अचानक एक डिलीवरी याद आ गई। केविन जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी हम दोनों साथ अंदर जाएंगे। अचानक केविन ने महसूस किया कि एक कोमल हाथ ने उसका हाथ थाम लिया है। क्लेयर की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। केविन स्तब्ध रह गया। उसकी पत्नी, जिसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया था, आज पहली बार उसने उसे अपना हाथ थामने दिया। एपिसोड 2, रहस्यमयी कार दुर्घटना। इन शब्दों को सुनकर और क्लेयर की हरकतों को देखकर बेनेट परिवार के सदस्य हैरानी में जम गए। क्या क्लेयर को बुखार हो गया था? क्या उसका मतलब यह था कि अगर केविन को अंदर आने की अनुमति नहीं मिली तो वह भी थैंक्सगिविंग का हिस्सा नहीं बनेगी? क्लेयर, क्या तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने परिवार से गद्दारी कर रही हो? जैक ने कड़ी नजरों से पूछा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्लेयर इतनी हिम्मत से केविन के पक्ष में खड़ी होगी। थैंक्सगिविंग बेनेट परिवार के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक था और इस अवसर पर परिवार के हर सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य थी। यह एक सख्त परंपरा थी। अगर क्लेयर आज घर में प्रवेश करने से इनकार कर देती तो परिवार के मुखिया लोगन राइट के गुस्से को देखते हुए वह उसे राइट परिवार से बाहर निकाल सकते थे। यह मामला गंभीर था। क्लेयर, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। तुम्हारा कजिन सही कह रहा है। यह पारंपरिक समारोह केवल राइट परिवार के लिए है। मैं, जो बेनेट उपनाम रखता हूं, निश्चित रूप से इस घर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं। केविन ने क्लेयर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। केविन को अच्छी तरह से पता था कि इस मामले में या तो क्लेयर को झुकना होगा या जैक को, नहीं तो दोनों को गंभीर सजा का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि क्लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और केविन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से क्लेयर को राइट परिवार से निकाल दिया जाए। इसलिए उसने समझौता कर लिया। चाहे जितना भी अपमान सहना पड़े, चाहे जितनी भी नफरत झेलनी पड़े, केविन क्लेयर की खातिर हर चीज सहने को तैयार था। केविन। क्लेयर की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि केविन ने यह फैसला क्यों लिया, लेकिन जितना वह खुद को झुका रहा था उतना ही उसका दिल दुख रहा था। ठीक है, मैं डिलीवरी देने जा रहा हूं। आज रात जल्दी वापस आ जाना, केविन ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा और बिना पीछे देखे चला गया। अपमान के बावजूद केविन के दिल में शांति थी। उसने पहली बार महसूस किया कि क्लेयर ने उसके लिए खड़े होने का फैसला किया था। 3 सालों में यह पहली बार था जब क्लेयर ने उसका साथ दिया। रहस्यमयी दुर्घटना।
शाम को जब केविन ने सारी डिलीवरी पूरी कर ली तो वह घर लौटकर रात का खाना तैयार करने लगा। राइट परिवार में शादी के बाद वह अपने ससुर एलन राइट को प्रभावित करने के लिए खाना बनाना सीख गया था। एलन की राय में जो आदमी अच्छा खाना बना सकता है वही अच्छा पति बन सकता है। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही स्थितियां बिगड़ने लगीं। एलन का बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगा और चूंकि केविन को बिजनेस की समझ नहीं थी, वह एलन की कोई मदद नहीं कर सका। ऐसे में वह गुजारा करने के लिए फूड डिलीवरी का काम करने लगा। समय बीतने के साथ उसकी सास एलीन उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। वह अक्सर उसे बेकार और क्लेयर के लायक न होने का ताना देती। इसी दौरान जब केविन रात का खाना बना रहा था, तभी अचानक उसका फोन बजा। केविन, पापा का एक्सीडेंट हो गया। क्लेयर की घबराई हुई आवाज सुनकर केविन का चेहरा पीला पड़ गया। क्लेयर, चिंता मत करो, मैं अभी अस्पताल पहुंच रहा हूं। जैसे ही उसने फोन रखा, वह तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचने पर उसने देखा कि क्लेयर एक बेंच पर बैठकर चुपचाप रो रही थी, जबकि उसकी सास एलिन बेचैनी से इमरजेंसी रूम के बाहर चक्कर लगा रही थी। क्या हुआ? केविन ने चिंतित स्वर में पूछा। लेकिन इससे पहले कि क्लेयर कुछ कहती, एलिन गुस्से में उसकी ओर लपकी और एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। केविन के गाल पर जलन सी महसूस हुई। तू पूछ रहा है क्या हुआ? एलिन गुस्से से चिल्लाई। नालायक, दोपहर में तू कहां मर गया था? तुझे एलन को लेने जाना था, लेकिन तू गायब था। केविन अवाक रह गया। आमतौर पर वह रोज एलन को काम से घर छोड़ने जाता था, क्योंकि एलन का एक पुराना पैर का जख्म था, जिसकी वजह से वह खुद ड्राइव नहीं कर सकता था। लेकिन आज थैंक्सगिविंग के कारण उसने सोचा कि एलन घर नहीं आ रहे होंगे और इसलिए उसे लेने नहीं गया। मां, मुझे माफ कर दीजिए, केविन ने सिर झुकाकर कहा। हालांकि यह दुर्घटना उसकी वजह से नहीं हुई थी, फिर भी उसे एलन का ध्यान रखना चाहिए था। माफी से कुछ नहीं होगा, एलिन ने चिल्लाते हुए कहा। अगर एलन को कुछ हो गया तो तू मेरी बेटी को तलाक देकर हमारे घर से चला जाएगा। तभी एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, मरीज के परिवार के सदस्य कौन है? हम हैं। एलिन और क्लेयर तुरंत आगे बढ़ीं। मरीज को अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है और हालत गंभीर है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। एलिन के चेहरे का रंग उड़ गया और वह लगभग बेहोश हो गई। क्लेयर भी सदमे में थी। सर्जरी का खर्च बहुत ज्यादा होगा और मरीज के पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, डॉक्टर ने आगे कहा। डॉक्टर, पैसे की चिंता मत कीजिए, कृपया तुरंत ऑपरेशन कीजिए, केविन ने कहा। ठीक है, पहले यहां दस्तखत कर दीजिए और फिर पेमेंट ऑफिस में सर्जरी का खर्चा जमा कर दीजिए, डॉक्टर ने कहा और फॉर्म आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही केविन ने सर्जरी फीस देखी, उसका दिमाग घूम गया। $50,000! यह रकम किसी झटके से कम नहीं थी। एक साधारण सर्जरी के लिए इतनी भारी भरकम रकम, कुछ गड़बड़ थी। एलन की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए 50,000 तो छोड़िए, $500 भी मुश्किल से इकट्ठा हो सकते थे। क्या अस्पताल ने गलती से ज्यादा रकम लिख दी थी? पेमेंट ऑफिस पर जाकर पूछने पर उसे पुष्टि हो गई कि सर्जरी फीस सही थी, $50,000। केविन का दिल बैठ गया। उसकी फूड डिलीवरी की नौकरी से वह मुश्किल से $1,200 कमाता था। इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन था। वह कहां से इतने पैसे लाएगा? इसी सोच में डूबे केविन के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, नौजवान। केविन ने तेजी से पलटकर देखा। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बॉब पियर्स था, जो चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसे घूर रहा था। एक पल में ही केविन सब समझ गया। यह सब तेरी चाल थी? केविन गुस्से से चिल्लाया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। यह दुर्घटना, यह असामान्य सर्जरी फीस, हर कदम सुनियोजित था। सब कुछ उसे बेनेट परिवार में वापस लाने की साजिश थी। केविन, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं।
बॉब ने नकली मासूमियत से कहा। धड़क। बॉब के शब्द पूरे होते ही केविन का घूंसा उसके चेहरे पर जा लगा। खून की धार निकल पड़ी। अब खेल शुरू हो चुका था। यह सब तेरी चाल थी? केविन गुस्से से चिल्लाया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। यह दुर्घटना, यह असामान्य सर्जरी फीस, हर कदम सुनियोजित था। सब कुछ उसे बेनेट परिवार में वापस लाने की साजिश थी। केविन, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। बॉब ने नकली मासूमियत से कहा। धड़क। बॉब के शब्द पूरे होते ही केविन का घूंसा उसके चेहरे पर जा लगा। खून की धार निकल पड़ी। अब खेल शुरू हो चुका था। एपिसोड 3। भूतिया सेवक। क्या तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाने की साजिश रची? केविन गरज उठा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि बेनेट परिवार इतनी हद तक गिर सकता है। उसे वापस अपने परिवार में शामिल करने के लिए वे एलन की जान को खतरे में डाल देंगे। युवा, यह तो तुमने खुद कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बॉब पियर्स हल्की मुस्कान के साथ बोला। बकवास। गुस्से में आकर केविन ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। हालांकि वह बॉब को मार देना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि इस समय एलन को बचाने का एकमात्र रास्ता बॉब के पास ही था। अगर वह उसका साथ छोड़ देता तो अस्पताल भी एलन का इलाज करने से मना कर सकता था। यह एक खुली और सोची समझी चाल थी, लेकिन केविन के पास इसमें फंसने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह यह स्वीकार कर सकता था कि बेनेट परिवार उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वह क्लेयर के परिवार को नुकसान नहीं होने देगा। लड़के, जल्दी फैसला करो। मिस्टर राइट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। बॉब की शांति भरी मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही। उसने पहले ही केविन की कमजोरी पहचान ली थी। एलन राइट। अगर आज एलन की मौत हो जाती तो केविन और क्लेयर के रिश्ते का भी अंत हो जाता। बॉब जानता था कि केविन इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह यह गलती करे। केविन दर्द भरी हंसी हंसा। उसने सही अनुमान लगाया था। क्लेयर हो या न हो, वह एलन को मरने नहीं देगा। एलन ने उसकी जान बचाई थी। उसे बचाओ। केविन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर इस बार मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं पूरे बेनेट परिवार को तबाह कर दूंगा। युवा, जब तुम पैदा हुए थे तभी से तुम्हारी नसों में बेनेट परिवार का शाही खून बह रहा था। अब तुमने आखिरकार सबसे समझदारी भरा फैसला लिया है। मुझ पर भरोसा करो। बेनेट परिवार तुम्हें सिर्फ अरबों डॉलर ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा दे सकता है। बॉब के शब्दों में गहरी शान झलक रही थी। बेनेट परिवार राजधानी का नंबर एक अमीर परिवार था, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ पैसे में नहीं थी। उनकी सत्ता और ताकत ऐसी थी जिसे आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। समझदारी? केविन ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। अगर कोई इंसान दयालु होता है तो लोग उसे कमजोर समझकर सताने लगते हैं। वह हमेशा झुकता गया, लेकिन इसके बदले में उसे और ज्यादा अपमान सहना पड़ा। बेनेट परिवार के लोगों ने हमेशा उसे एक पालतू कुत्ता समझा, जिसे जब चाहे बुला सकते थे और जब चाहे भगा सकते थे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अगर कुत्ते को मजबूर किया जाए तो वह काट भी सकता है। उसने उसी क्षण तय कर लिया, आज से वह एक भी कदम पीछे नहीं हटेगा। बेनेट परिवार और उसके बीच अब सिर्फ एक ही नियम था, या तो वह मरेगा या वे मरेंगे। बेनेट परिवार, तुमने मुझे इस राह पर धकेला। बॉब को केविन के मन में चल रहे तूफान की कोई जानकारी नहीं थी। वह पहले से तैयार किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को निकालकर बोला, केविन, यह तुम्हारे लिए मास्टर की ओर से एक तोहफा है। बस इस पर साइन कर दो और लॉस एंजेलिस काउंटी में बेनेट परिवार की सभी बिजनेस संपत्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। केविन ने ठंडी नजर से बॉब को देखा। उस कॉन्ट्रैक्ट में रियल एस्टेट, होटल, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, हर इंडस्ट्री शामिल थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार इन सब की कीमत सैकड़ों अरबों में थी। यह पहली बार था
जब केविन को एहसास हुआ कि बेनेट परिवार कितना ताकतवर था। केवल उनकी संपत्ति ही इतनी ज्यादा थी। फिर अगर पूरे अमेरिका में उनका कारोबार जोड़ दिया जाए, यह आदमी सचमुच एक पूरे राष्ट्र जितना अमीर था। जितना ज्यादा उसने समझा, उतना ही ज्यादा वह दबाव महसूस करने लगा। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। केविन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। चाहे उसे पता था कि हार्वे ने उसके लिए एक जाल बिछाया है, लेकिन उसे इसमें गिरना ही था। उसने बिना किसी और देरी के दस्तखत कर दिए। बधाई हो यंग मास्टर, अब से आप लॉस एंजेलिस काउंटी के सबसे अमीर आदमी हैं, बॉब पियर्स ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा। सबसे अमीर आदमी? केविन ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। कोई आम इंसान होता तो एक ही झटके में सबसे अमीर बनने पर खुशी से पागल हो जाता, लेकिन केविन ऐसा नहीं था। अगर उसे मौका मिलता तो वह क्लेयर के साथ एक साधारण जीवन जीना पसंद करता, बजाय दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के। लेकिन बेनेट परिवार ने उसे यह विकल्प नहीं दिया। जब से उसने बेनेट परिवार के कारोबार को संभालने का फैसला किया था, वह किसी भी समय मारा जा सकता था। जैसे ही केविन चला गया, बॉब ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सर, उसने हामी भर दी। बॉब ने आदरपूर्वक कहा। अच्छा? फोन के दूसरी तरफ की आवाज ठंडी और बेपरवाह थी। कुछ समय के लिए बेवर्ली हिल्स में ही रहो और उसके बिजनेस को जल्दी से संभालने में मदद करो। जी सर। इसके अलावा मैं उसके लिए एक भूतिया सेवक भेज रहा हूं। भूतिया सेवक? बॉब की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि हार्वे बेनेट केविन की सुरक्षा के लिए भूतिया सेवक भेजेगा। इस नाजायज औलाद में ऐसा क्या था कि हार्वे को इतनी सावधानी बरतनी पड़ रही थी? बता दें कि भूतिया सेवक बेनेट परिवार की सबसे खुफिया और खतरनाक शक्ति थी। हार्वे बेनेट ने एक बार $30 अरब खर्च करके एक टापू खरीदा था, जिसे विशेष रूप से भूतिया सेवकों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया भर से वे उन बच्चों को चुनते थे जिनमें विशेष काबिलियत होती थी, और फिर उन्हें बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण देते थे। उनका हर ट्रेनर या तो कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर होता या फिर कोई प्रसिद्ध हत्यारा। हर साल हजारों लोग इस ट्रेनिंग कैंप में दाखिल होते थे, लेकिन अंत में केवल एक ही भूतिया सेवक बन पाता था। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। यहां तक कि बेनेट परिवार के असली उत्तराधिकारी भी भूतिया सेवकों की सुरक्षा पाने के हकदार नहीं थे। लेकिन केविन को यह सम्मान मिल रहा था। बॉब सकते में था। उसे यकीन हो गया, केविन के पास कोई ऐसा राज्य था जो बेनेट परिवार की अरबों की दौलत से भी ज्यादा कीमती था। अध्याय 4, एपिसोड 4, अटूट प्रेम। क्लेयर ने अपने गुलाबी होंठ काटे और उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उसे पता था कि उसकी मां जो कह रही थी वह सही था। केविन बहुत सक्षम नहीं था, और उसका तर्क भी यही कहता था कि उसे केविन को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। लेकिन हर बार जब उसने केविन की कोमल और प्यार भरी नजरों के बारे में सोचा, तो उसका दिल पिघल जाता। हां, यह सच था कि यह आदमी बहुत काबिल नहीं था, लेकिन जब भी उसे हल्की सी भी तबीयत खराब होती, तो वह हर सुबह जल्दी उठकर उसके लिए खिचड़ी बनाता। 3 साल हो गए थे, लेकिन उसने एक दिन भी इसे छोड़ने नहीं दिया। इस आदमी में ज्यादा काबिलियत नहीं थी, लेकिन 3 सालों से, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों, वह उसे हर दिन काम पर छोड़ने और वापस लाने जाता। यह सुनिश्चित करता कि वह सुरक्षित ऑफिस में पहुंच गई हो, तभी वहां से निकलता। इन 3 सालों में इस आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। अनजाने में क्लेयर के चेहरे पर आंसू बहने लगे। क्लेयर, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? अपनी बेटी को इस हाल में देखकर एलिन के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। क्या यह वही उसकी अभिमानी और आत्मनिर्भर बेटी थी? क्लेयर ने कुछ नहीं कहा। वह बस सिसक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्लेयर को इतना रोते हुए देखकर एलिन का दिमाग उलझन में पड़ गया।
उसने कभी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। जब क्लेयर और केविन की शादी हुई थी, तब उसने इसका जोरदार विरोध किया था, लेकिन उसके पति को वह रोक नहीं पाई थी। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी और दोनों को साथ रहने देना पड़ा। लेकिन एलिन अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। वह खुद से भी ज्यादा गर्वीली और आत्मनिर्भर थी। इसलिए एलिन को पूरा यकीन था कि क्लेयर एक दिन केविन की हकीकत समझ जाएगी और उसे छोड़ देगी। 2-3 साल में ही यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। पर इस बार एलिन को अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा था। उसकी बेटी ने उस निकम्मे लड़के को छोड़ने के बजाय उससे प्यार कर लिया था। क्लेयर, मां जानती है कि केविन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। जिंदगी भर साथ रहने के लिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं। सिर्फ यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। मां, अब और मत कहो, मैं उस पर विश्वास करती हूं। एलिन उसे समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि क्लेयर ने उसे बीच में रोक दिया। इस पल में क्लेयर ने अपना फैसला कर लिया था। चाहे यह आदमी कितना भी नाकामयाब क्यों न हो, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यही उसकी जिंदगी थी। ओह क्लेयर, तुम्हें एक दिन पछतावा होगा। एलिन ने लंबी सांस भरी, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर वह समझ गई कि अब कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पछतावा होगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें पछताने नहीं दूंगा। बाहर खड़ा केविन, जो यह सब सुन रहा था, उसने अपना मुट्ठी कस ली। मैं तुम पर विश्वास करती हूं। 3 सालों से केविन इन 3 शब्दों का इंतजार कर रहा था। क्लेयर, शुक्रिया। अब से चाहे दुनिया कुछ भी कहे, केविन बेनेट अपनी पत्नी को कभी भी पछताने नहीं देगा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह क्लेयर को दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाएगा। वह एलिन को दिखा देगा कि एक निकम्मा समझा जाने वाला आदमी भी अपनी पत्नी को खुशियां दे सकता है। एक नया फैसला। यंग मास्टर, क्या आपके पास अभी समय है? जैसे ही केविन अस्पताल से निकला, उसे बॉब का फोन आया। क्या बात है? केविन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसने कल ही बॉब को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक कोई जरूरी बात न हो, उसे परेशान न किया जाए। सर, मुझे पता चला कि आपके पास सैक्रामेंटो में रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने कल रात मार्टिन हेंडरसन से बेवर्ली हिल्स में एक विला खरीद लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो आप आकर इसे देख सकते हैं। अब यह पूरी तरह से आपका है। बॉब को कल रात पता चला था कि केविन भले ही एक नाजायज संतान था, लेकिन फिर भी उसे हल्के में लेना गलती होगी। इसलिए उसने माफी के तौर पर एक प्राइम लोकेशन पर शानदार विला खरीद लिया। केविन ने पहले तो इनकार करने का सोचा, हालांकि उसके पास अब पैसा था, फिर भी वह इसे छिपाकर रखना चाहता था। वह ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था। वह अब भी क्लेयर के पति बनकर रहना चाहता था, न कि बेवर्ली हिल्स का सबसे अमीर आदमी। लेकिन जैसे ही उसने बेवर्ली हिल्स सुना, उसका मन बदल गया, क्योंकि क्लेयर ने एक बार कहा था कि उसे बेवर्ली हिल्स बहुत पसंद है। उसने टीवी पर इसे देखा था और कहा था कि जब वह ज्यादा पैसे कमाने लगेगी, तब वहां एक घर खरीदेगी और फिर एक दिन एक विला। उस समय केविन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बेवर्ली हिल्स में घर खरीद सके। किराए का घर लेना भी उसके लिए मुश्किल था। बेवर्ली हिल्स अमीर हस्तियों और हॉलीवुड के सितारों का गढ़ था। वहां की अर्थव्यवस्था और पर्यटन हमेशा चरम पर रहते थे। वहां के घर अत्यंत महंगे थे। वहां रहने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि शक्ति भी चाहिए थी। लेकिन अब बॉब ने वह विला उसके सामने रख दिया था। ठीक है, मैं आ रहा हूं। यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए कार भेज दूं? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। केविन ने इलेक्ट्रिक बाइक उठाई और बेवर्ली हिल्स की ओर निकल पड़ा। बेवर्ली हिल्स। बेवर्ली हिल्स में सुरक्षा बहुत कड़ी थी। वहां के सामान्य रिहायशी इलाकों में भी कई गार्ड मौजूद रहते थे। ऐसे में विला वाले इलाके की सुरक्षा
और भी सख्त थी। पहाड़ी की चोटी पर केवल 9 विला थे। उनमें शहर के सबसे प्रभावशाली लोग रहते थे, बेवर्ली हिल्स के मेयर लेस्टर मिलर और शहर के सबसे धनी व्यक्ति मार्टिन हेंडरसन। यह शहर के सबसे शक्तिशाली लोगों का क्षेत्र था। यहां एक विला खरीदना सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि शक्ति और पहुंच का भी सवाल था। बॉब ने यह साबित कर दिया कि वह इस शक्ति को हासिल कर सकता था। अचानक रुकावट। जैसे ही केविन विला के गेट पर पहुंचा, एक कड़कती आवाज गूंजी। ऐ लड़के, वहीं रुक जा। काले वर्दी में पहने हुए सुरक्षा गार्ड्स ने उसे घेर लिया। अध्याय 5। एपिसोड 5। एक सुरक्षा मुद्दा। एपिसोड 5। एक सुरक्षा मुद्दा। तुम्हें क्या चाहिए? आगे चल रहा लंबा और भारी भरकम सुरक्षा गार्ड केविन को अप्रिय नजरों से घूर रहा था। किसी को ढूंढ रहा हूं, केविन ने ईमानदारी से जवाब दिया। किसी को ढूंढ रहा हूं। काली वर्दी वाला सुरक्षा अधिकारी अजीब तरह से मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह कहां है? बेवर्ली हिल्स, केविन ने हल्के से कहा। मादरचोद, अगर तुम जानते हो कि इस जगह का नाम बेवर्ली हिल्स है और फिर भी तुम किसी को ढूंढने के लिए यहां आने की हिम्मत करते हो, तो क्या यह कोई तुम्हें जानता है? गार्ड रोनन जेनकिंस ने व्यंग्य किया। केविन के कपड़ों की कीमत $100 भी नहीं थी और वह टेकआउट डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी सवार था। ऐसा व्यक्ति विला परिसर के लोगों से कैसे संबंधित हो सकता है? केविन ने भौहें सिकोड़ी। वह कम प्रोफाइल रखने पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक सुरक्षा गार्ड से टकराएगा जो यह लोगों को नीची नजर से देखता है। यह देखकर कि केविन चुप था, रोनन और भी घमंडी हो गया। उसे लगा कि उसने केविन की असली शक्ल देख ली है। बच्चे बताओ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मीटर लेस्टर मिलर या हमारे बॉस मार्टिन हेंडरसन? तुम थोड़े खोए हुए लग रहे हो। कैस्पर वर्ली और मार्टिन पूरे बेवर्ली हिल्स में दो सबसे मशहूर लोग थे। एक मेयर था और दूसरा रियल एस्टेट टाइकून। पहाड़ पर कई लोग आए थे जो कह रहे थे कि वे दो लोगों को जानते हैं, लेकिन रोनन ने उन सभी को बेनकाब कर दिया और पीटा। मैं मार्टिन को ढूंढ रहा हूं। मैंने उससे एक हवेली खरीदी है। मैं उससे मिलने आया हूं, केविन ने आह भरते हुए कहा। हालांकि वह रोनन को एक और मौका देने को तैयार था। अगर रोनन उसे अंदर आने देता तो वह दिखावा कर सकता था कि कुछ हुआ ही नहीं। आखिरकार वह भविष्य में यहां रहने वाला था। हा 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 हा। जैसा कि केविन को उम्मीद थी, उसे जो जवाब मिला वह एक बेलगाम मजाक था। रोनन इतना हंसा कि वह आंसू बहाते हुए झुक गया। हा हा हा। क्या तुमने सुना? इस बेवकूफ ने कहा कि उसने हमारे बॉस से एक विला खरीदा है। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। क्या वह बेवकूफ है? क्या उसे नहीं पता कि यहां के विला, चाहे वह 1 वर्ग मीटर ही क्यों न हो, उसे बेचा भी नहीं जा सकता? अगर वह यहां एक विला खरीद सकता है तो मैं उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर खा जाऊंगा। कुछ सुरक्षा गार्ड सभी हंस रहे थे। उन्होंने बहुत से डींग मारने वाले लोगों को देखा था, लेकिन केविन जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं देखा जो तुरंत कह दे कि उसने बेवर्ली हिल्स के विला का एक सेट खरीदा है। यह अब डींग मारना नहीं था, यह एक सपना था। केविन ने अपना सिर हिलाया। उसके सामने सुरक्षा गार्डों की प्रतिक्रियाओं ने उसे उलझन में डाल दिया कि हंसे या रोए। इन दिनों कोई भी उस पर विश्वास क्यों नहीं करता? ठीक है छोटे बदमाश, यह देखकर कि तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आज तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करूंगा। अरे नहीं, पहाड़ से नीचे जाओ। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आ सकते हो। रोनन हंसा और अपना हाथ हिलाया। मूलतः उसके चरित्र के अनुसार उसे कम से कम आज केविन की पिटाई कर देनी चाहिए, ताकि केविन को पता चले कि घमंडी होने का क्या मतलब है। हालांकि केविन ने उन्हें खुशी दी। रोनन को लगा कि वह दयालु हो सकता है
और केविन को जाने दे सकता है। उसी समय विला क्षेत्र के एक शानदार लिविंग रूम में बॉब पियर्स खिड़की के सामने आगे पीछे घूम रहा था। उसके पीछे एक खुरदुरा सा दिखने वाला आदमी खड़ा था और यह एक संदिग्ध दृश्य था। उस आदमी की त्वचा काली थी, चेहरे पर निशान थे और उसका हेयर स्टाइल केविन को दी सीरीज द गॉडफादर के इतालवी माफिया की याद दिलाता था। वह आदमी मार्टिन हेंडरसन था। मिस्टर बेनेट, यंग मास्टर बेनेट कब आएंगे? इस समय मार्टिन भी थोड़ा घबराया हुआ था। कल यह सुनने के बाद कि बेनेट परिवार का उत्तराधिकारी उसके शहर में आएगा, उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे नहीं पता था कि इस युवा मास्टर बेनेट परिवार का चरित्र कैसा था और वह अच्छा था या नहीं। हालांकि दूसरों ने कहा कि वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था, मार्टिन को यह स्पष्ट था कि वह बेवर्ली हिल्स की भूमि में केवल एक व्यक्ति था। वह शहर का एक बड़ा आदमी माना जा सकता था और उसका तथाकथित सबसे धनी व्यक्ति भी उसके करीब नहीं था, युवा मालिक। वह बॉब भी थोड़ा चिंतित था क्योंकि कॉल समाप्त हुए 1 घंटे से अधिक हो गया था। तार्किक रूप से कहें तो केविन को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी उसका कोई पता नहीं था। इस समय उसका फोन बज उठा। युवा मालिक, मैं दरवाजे पर हूं। केविन ने यह कहने के बाद फोन काट दिया। बॉब के हाव भाव बदल गए। दरवाजे पर? तुम अंदर क्यों नहीं आए? अरे बदमाश, मैंने तुमसे कहा था कि इसे छोड़ दो। क्या तुम बहरे हो? केविन को न केवल उसकी बात सुनने से मना करते हुए बल्कि उसके सामने फोन करने की हिम्मत करते हुए देखकर रोनन तुरंत नाराज हो गया। केविन ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें खो जाने में मदद करूं? रोनन ने बार बार अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। बोलते हुए उसने केविन के इलेक्ट्रिक स्कूटर को लात मारी। इलेक्ट्रिक स्कूटर को लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। केविन 3 साल से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला रहा है। केविन ने भौहें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर ठंडक की झलक दिखाई दी। उसने इस इलेक्ट्रिक बाइक को हवा और बारिश के बीच चलाया और 3 साल तक इसे बाहर भेजा। उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिश्ता था। अब इसे एक सुरक्षा गार्ड ने लात मार दी थी। केविन तुरंत बुरे मूड में आ गया। रोनन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने कुछ सुरक्षा गार्डों को बुलाया और केविन को बीच में घेर लिया। बच्चा, चूंकि तुम खो जाना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें खो जाने में मदद करूंगा। यहां आओ, आज्ञाकारी ढंग से अपना चेहरा आगे बढ़ाओ और मुझे 2 बार थप्पड़ मारने दो। मैं तुम्हें पहाड़ से नीचे जाने दूंगा। रोनन के चेहरे पर एक घमंडी भाव था। उसे लगा कि केविन चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली की तरह है जिसे वह अपनी मर्जी से काट सकता है। क्या तुम सच में मुझे 2 बार थप्पड़ मारना चाहते हो? केविन मुस्कुराया और रोनन की ओर चला गया। क्या? अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं, तो तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? रोनन हंसा और उसे लगा कि उसके सामने वाला बच्चा ज्यादा बेवकूफ है तय। हालांकि वह सिर्फ सुरक्षा गार्डों का कप्तान था, फिर भी वह परिवार का एक सदस्य था। मार्टिन परिवार का नाम ही केविन को जीने से वंचित करने के लिए काफी था। इस इलाके में कुछ अधिकारियों और गणमान्य लोगों को भी विनम्र होना पड़ता था। अगर उसके पास मार्टिन परिवार का आदेश नहीं था, अगर वह कहता कि उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो इसका मतलब यह होगा कि उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है और कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कहते हुए रोनन ने अपना हाथ उठाया और केविन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। हालांकि यह थप्पड़ उस पर नहीं पड़ा। उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और तुरंत उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। फिर उसके सामने एक बेहद उदास चेहरा दिखाई दिया। बॉस मार्टिन? रोनन का दिमाग फट गया और उसे लगा जैसे उसकी जीभ में गांठ पड़ गई हो, क्योंकि जो व्यक्ति अचानक उसके सामने आया वह सैक्रामेंटो का सबसे अमीर आदमी मार्टिन था। बॉस मार्टिन, आप यहां क्यों हैं? रोनन की आवाज कांप उठी। उसे पूरी तरह से पता था कि यह कितना भयानक था। क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो?
मार्टिन ने उदास होकर पूछा। वह बस केविन के साथ पक्षपात करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन पलक झपकते ही उसके अंगरक्षक ने केविन का रास्ता रोक दिया और लगभग पीटा गया। इस पल में मार्टिन। एपिसोड 6। एक गठबंधन। बॉस मार्टिन, मुझे खेद है। रोनन जेनकिंस की आंखें डर से भरी हुई थीं और वह बुदबुदा रहा था। अगर वह मार्टिन हेंडरसन को मारने जा रहा था, तो चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, बेनेट ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मार्टिन हेंडरसन ने रोनन जेनकिंस के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फिर वह मुड़ा और केविन बेनेट को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, सर, मुझे आपको डराने के लिए खेद है। उसकी हरकतें एक ही बार में हो गईं। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सुरक्षा गार्डों ने एक साथ अपनी आंखें रगड़ी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। बेवर्ली हिल्स का सबसे अमीर आदमी एक युवक को प्रणाम कर रहा था। अगर यह दृश्य फैल जाए तो पूरा शहर हिल जाएगा। इस युवक की वास्तव में पहचान क्या है? कुछ सुरक्षा गार्डों को लगा कि उनका दिमाग कांप रहा है और उनकी सांसें सामान्य से अधिक भारी हो गई हैं। वह बहुत गंभीर है। मैं ठीक हूं, केविन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे किसी से यह कहने की जरूरत नहीं थी कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकता है। आखिरकार वह सैक्रामेंटो का सबसे अमीर आदमी था। केविन अक्सर वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों में तस्वीरें देखता था। युवा मास्टर केविन, यह मेरी लापरवाही थी। कृपया निश्चिंत रहें। आज मैं उन लोगों को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा जिन्होंने आपको नाराज किया। मार्टिन हेंडरसन की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। रोनन जेनकिंस और बाकी लोगों ने लगभग उसकी जान ले ली थी। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकता था। प्रेसिडेंट मार्टिन, दया करो। प्रेसिडेंट मार्टिन, मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दो। जैसे ही मार्टिन ने अपनी बात खत्म की, रोनन और सुरक्षा गार्ड एक साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मार्टिन हेंडरसन के शब्दों की कीमत न केवल उनकी नौकरी खोना थी, बल्कि उनके दोनों हाथ और पैर खोना भी हल्का था। चुप रहो! मार्टिन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उनमें से कुछ तुरंत चुप हो गए। मार्टिन के चेहरे पर ठंडक थी। वह एक गरीब बच्चे से शहर का सबसे अमीर आदमी बन पाया। इसका कारण यह नहीं था कि वह सिर्फ व्यापार करना जानता था। चूंकि इन लोगों ने केविन बेनेट को अपमानित करने की हिम्मत की थी, इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना था। केविन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह समझ गया कि मार्टिन गंभीर था और रोनन जेनकिंस और अन्य को कड़ी सजा दी जाएगी। भूल जाओ मिस्टर हेंडरसन। केविन बेनेट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। बस उन्हें काम पर वापस जाने दो। अगर आपको मेरे लिए दुख है, तो आप उनमें से प्रत्येक का 1 महीने का वेतन काट सकते हैं और इसे सजा के रूप में ले सकते हैं। अंत में केविन का दिल नरम पड़ गया। रोनन जेनकिंस और अन्य लोग वास्तव में दोषी थे, लेकिन यह हास्यास्पद होने की हद तक नहीं था। केविन अपने कारण रोनन और अन्य लोगों का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था। बेनेट परिवार को छोड़ने के बाद 3 साल तक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने के दौरान केविन बेनेट ने कई चीजें समझी। समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए सिर्फ जिंदा रहना कभी-कभी बहुत मुश्किल होता था। शायद यह उनके लिए एक सामान्य निर्णय था, लेकिन रोनन जेनकिंस और अन्य लोगों के लिए यह एक ऐसा निर्णय था जो उनके पूरे जीवन से संबंधित था। मार्टिन हेंडरसन थोड़ा हैरान थे, लेकिन चूंकि केविन ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए उन्हें केविन की राय से सहमत होना चाहिए। जल्दी करो और यंग मास्टर केविन को धन्यवाद दो। मार्टिन ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। यह सुनकर रोनन जेनकिंस और अन्य लोग जल्दी से केविन बेनेट के सामने चले गए ताकि माफी मांग सके। केविन ने कुछ नहीं कहा। उन्हें केवल यही उम्मीद थी कि इस घटना के बाद रोनन और अन्य लोग अपना सबक सीख पाएंगे। हर कोई उनके जितना दयालु नहीं था। मार्टिन हेंडरसन ने भी राहत की सांस ली।
केविन बेनेट के प्रदर्शन ने उन्हें काफी हैरान कर दिया था। यह उन अन्य अमीर और शक्तिशाली लोगों की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था जिनसे वे मिले थे। न केवल केविन घमंडी नहीं था, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि वह उनके साथ आत्मीयता रखता है। अगर बॉब पियर्स ने उसे यह नहीं बताया होता, तो वह भी यह मानने की हिम्मत नहीं करता कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति बेनेट परिवार का कोई व्यक्ति है। और यह व्यक्ति, वह इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार था। मार्टिन हेंडरसन अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, जिसे लात मारकर टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। युवा मास्टर, चलो अंदर चलते हैं। इस समय बॉब पियर्स मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। केविन ने थोड़ा सिर हिलाया। मार्टिन के नेतृत्व में केविन एक विला में प्रवेश किया, जिसमें यूरोपीय महल की शैली थी। विला को बिना किसी कुलीनता को खोए सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था और जेड सफेद दीवारें ताजगी दे रही थीं। रास्ते में मार्टिन हेंडरसन ने केविन बेनेट को इस विला से परिचित कराया। इस विला का बेवर्ली हिल्स में सबसे अच्छा स्थान था और इसमें मनोरम खिड़कियां थीं। इस विला में रहने वाले लोग बाहर जाए बिना पहाड़ी के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते थे। विला का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक था, जिसमें एक स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा और छोटा बगीचा था। संक्षेप में, इस विला में सभी उच्च श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध थीं। मार्टिन ने इस विला को अपनी वृद्धावस्था के लिए बनवाया था, इसलिए यह बिक्री के लिए नहीं था। हालांकि जब बॉब पियर्स ने कल विला खरीदने की इच्छा व्यक्त की, तो मार्टिन ने स्वाभाविक रूप से मना करने की हिम्मत नहीं की और विला को बॉब पियर्स को $8,000 प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर बेच दिया। हालांकि इसे बेचना कहा जाता था, लेकिन ये इसे देने जैसा था, क्योंकि बेवर्ली हिल्स के संदर्भ में सबसे साधारण आवास भी $16,000 प्रति वर्ग मीटर में मिलेगा। इस विला का स्थान और दृश्य सबसे अच्छा था। भले ही इसकी कीमत $5 लाख प्रति वर्ग मीटर हो, अनगिनत लोग इसे खरीदने के लिए दौड़े चले आएंगे। केविन बेनेट इस विला से बहुत संतुष्ट थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी पत्नी क्लेयर राइट अगर इसमें रहेंगी तो बहुत खुश होंगी। युवा मास्टर केविन, देर हो रही है। मैंने घर पर लंच तैयार किया है। क्या यह सम्मान की बात होगी अगर आप शामिल हो सकें और मुझे माफी मांगने का मौका दे सकें? केविन बेनेट को विला दिखाने के लिए ले जाने के बाद मार्टिन हेंडरसन ने संकोच से पूछा। हालांकि केविन बेनेट ने पहले ही कह दिया था कि उसे रोनन जेनकिंस और बाकी लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन मार्टिन हेंडरसन अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसे डर था कि केविन बेनेट वापस आने के बाद इस बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा। प्रेसिडेंट मार्टिन, आप बहुत विनम्र हैं। जो कुछ पहले हुआ वह पहले ही हो चुका है। मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा, लेकिन मैं भविष्य में अपने निवास का विकास करूंगा, इसलिए मुझे आपको मेरी देखभाल करने के लिए परेशान करना पड़ सकता है, केविन बेनेट ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस क्षण से उसने बेनेट परिवार का व्यवसाय संभाला, उसे वहां के अमीर और शक्तिशाली परिवारों से मिलना जुलना पड़ा। मार्टिन हेंडरसन एक चतुर व्यक्ति था। यदि संभव हो तो केविन चाहता था कि मार्टिन उसका भरोसेमंद सहयोगी हो। हाँ हाँ, यंग मास्टर केविन, आप मजाक कर रहे होंगे। मैं आपकी देखभाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताइए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मार्टिन दिल खोलकर हंसा। केविन मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। वह इतना मूर्ख नहीं था कि मार्टिन की बातों पर विश्वास कर ले। दुनिया शोर और उत्साह से भरी हुई थी। यह सब मुनाफे के बारे में था। अगर उनके पास बेनेट परिवार नहीं होता तो मार्टिन हेंडरसन जैसे व्यक्ति उनकी ओर देखते भी नहीं। ओह, ठीक है मी हेंडरसन, मैं देख रहा हूं कि बेवर्ली हिल्स काफी बड़ा है। इस विला क्षेत्र के अलावा बहुत सुंदर दृश्य और भौगोलिक स्थिति वाले कई अन्य स्थान भी हैं। राष्ट्रपति मार्टिन इसे विकसित करने पर विचार क्यों नहीं करते? केविन बेनेट ने अचानक पूछा। 1919 में डगलस फेयरबैंक्स और मैरी पिकफोर्ड
ने समिट ड्राइव पर जमीन खरीदी और एक हवेली बनाई जो 1921 में बनकर तैयार हुई और प्रेस ने इसे पिकफेयर नाम दिया। फेयरबैंक्स और पिकफोर्ड के साथ साथ शहर में हवेली बनाने वाले अन्य फिल्म सितारों से जुड़ी चमक ने इसकी बढ़ती अपील में योगदान दिया। हालांकि बेवर्ली हिल्स के कब्जे वाले क्षेत्र के कारण इसे विकसित करना बेहद मुश्किल था, इसलिए इसके लिए बहुत अधिक धन निवेश की आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता था कि मार्टिन हेंडरसन ने अपने सभी वित्तीय संसाधनों का निवेश किया था और अपने बेवर्ली हिल्स के केवल एक चौथाई से भी कम हिस्से का विकास किया था। इस अथाह गड्ढे का सामना करते हुए केविन बेनेट को एक विचार आया। केविन मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। वह मार्टिन की बातों पर विश्वास करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। दुनिया शोर और उत्साह से भरी हुई थी। यह सब मुनाफे के बारे में था। अगर उसके पास बेनेट परिवार नहीं होता तो मार्टिन हेंडरसन जैसा व्यक्ति उसकी ओर देखता भी नहीं। ओह, ठीक है मिस्टर हेंडरसन, मैं देख रहा हूं कि बेवर्ली हिल्स काफी बड़ा है। इस विला क्षेत्र के अलावा बहुत सुंदर दृश्यों और भौगोलिक स्थिति वाले कई अन्य स्थान भी हैं। राष्ट्रपति मार्टिन इसे विकसित करने पर विचार क्यों नहीं करते? केविन बेनेट ने अचानक पूछा। 1919 में डगलस फेयरबैंक्स और मैरी पिकफोर्ड ने समिट ड्राइव पर जमीन खरीदी और एक हवेली बनाई जो 1921 में बनकर तैयार हुई और प्रेस ने इसे पिकफेयर नाम दिया। फेयरबैंक्स और पिकफोर्ड के साथ साथ शहर में हवेली बनाने वाले अन्य फिल्म सितारों से जुड़ी चमक ने इसकी बढ़ती अपील में योगदान दिया। हालांकि बेवर्ली हिल्स के कब्जे वाले क्षेत्र के कारण इसे विकसित करना बेहद मुश्किल था, इसलिए इसके लिए बहुत अधिक धन निवेश की आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता है कि मार्टिन हेंडरसन ने अपने सभी वित्तीय संसाधनों का निवेश किया था और अपने बेवर्ली हिल्स के केवल एक चौथाई से भी कम हिस्से का विकास किया था। इस अथाह गड्ढे का सामना करते हुए केविन बेनेट के दिमाग में एक विचार आया। केविन मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। वह मार्टिन की बातों पर विश्वास करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। दुनिया शोर और उत्साह से भरी हुई थी। यह सब मुनाफे के बारे में था। अगर उसके पास बेनेट परिवार नहीं होता तो मार्टिन हेंडरसन जैसा व्यक्ति उसकी ओर देखता भी नहीं। ओह, ठीक है मिस्टर हेंडरसन, मैं देख रहा हूं कि बेवर्ली हिल्स काफी बड़ा है। इस विला क्षेत्र के अलावा बहुत सुंदर दृश्यों और भौगोलिक स्थिति वाले कई अन्य स्थान भी है। राष्ट्रपति मार्टिन इसे विकसित करने पर विचार क्यों नहीं करते? केविन बेनेट ने अचानक पूछा। 1919 में डगलस फेयरबैंक्स और मैरी पिकफोर्ड ने समिट ड्राइव पर जमीन खरीदी और एक हवेली बनाई जो 2221 में बनकर तैयार हुई और प्रेस ने इसे पिकफेयर नाम दिया। फेयरबैंक्स और पिकफोर्ड के साथ साथ शहर में हवेली बनाने वाले अन्य फिल्म सितारों से जुड़ी चमक ने इसकी बढ़ती अपील में योगदान दिया। हालांकि बेवर्ली हिल्स के कब्जे वाले क्षेत्र के कारण इसे विकसित करना बेहद मुश्किल था, इसलिए इसके लिए बहुत अधिक धन निवेश की आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता है कि मार्टिन हेंडरसन ने अपने सभी वित्तीय संसाधनों का निवेश किया था और अपने बेवर्ली हिल्स के केवल एक चौथाई से भी कम हिस्से का विकास किया था। इस अथाह गड्ढे का सामना करते हुए केविन बेनेट के दिमाग में एक विचार आया। अध्याय 7, एपिसोड 7, नीले रंग का आदमी। एपिसोड 7, मैन इन ब्लू। यंग मास्टर केविन, ऐसा लगता है कि आप बेवर्ली हिल्स की स्थिति को नहीं समझते। मार्टिन हेंडरसन ने कड़वी हंसी में कहा। वास्तव में मैं किसी और से ज्यादा अपने बेवर्ली हिल्स को विकसित करना चाहता हूं। आखिरकार मैंने इसे यहां तक पहुंचाने के लिए अपने समुदाय की शक्ति उधार ली है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बेवर्ली हिल्स बहुत बड़ा है और रियल एस्टेट अभी भी जोखिम भरा है। अपने पूरे हेंडरसन परिवार की ताकत पर भरोसा करने के 10 साल बाद भी मैं अभी भी इसके एक चौथाई से ज्यादा हिस्से को विकसित करने में कामयाब नहीं हुआ हूं। इसलिए बाकी 3 चौथाई के बारे में तो मैं
सोचने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। केविन ने मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। मार्टिन के शब्दों से वह बता सकता था कि मार्टिन हेंडरसन भी बेवर्ली हिल्स को विकसित करना चाहता था, लेकिन वह अकेला था और उसकी इतनी बड़ी इच्छा नहीं थी। प्रेसिडेंट मार्टिन, अगर आप मुझे भी इसमें शामिल कर लें तो क्या होगा? मार्टिन हेंडरसन के पास इतनी बड़ी भूख नहीं थी, लेकिन वह है, या शायद उसके पीछे बेनेट परिवार यह कर सकता था। केविन ने अपना असली लक्ष्य भी सामने रखा। बेवर्ली हिल्स को विकसित करना केवल एक पहलू था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केविन बेनेट इस अवसर का उपयोग बेनेट परिवार की निचली रेखा का परीक्षण करने के लिए करना चाहता था। बेवर्ली हिल्स एक बेहतरीन अवसर था। 10 बिलियन बेनेट परिवार के लिए बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह कोई छोटी राशि भी नहीं थी। वह देखना चाहता था कि यह बेनेट परिवार उसके लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। मार्टिन हेंडरसन के हाव भाव बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केविन इतना साहसी होगा, बेवर्ली हिल्स नामक अथाह गड्ढे को छूने की हिम्मत करेगा। मार्टिन स्वाभाविक रूप से केविन बेनेट और बेनेट परिवार के बीच के सूक्ष्म संबंधों के बारे में नहीं जानता था। अगर उसे पता होता कि केविन बेनेट ने बेवर्ली हिल्स में निवेश किया है और पैसे कमाने के बारे में भी नहीं सोचा है, तो वह शायद रो पड़ता। युवा मास्टर केविन, अगर आप वास्तव में निवेश करने के लिए तैयार हैं, तो यह मामला पूरा हो जाएगा। मार्टिन हेंडरसन का चेहरा चमक उठा और उसने तुरंत जवाब दिया। बेवर्ली हिल्स का विकास केवल फंडिंग का मामला नहीं था, बल्कि तकनीक, संसाधन और कई अन्य चीजों का भी मामला था। हालांकि अगर केविन बेनेट इसमें शामिल होते, तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाती। आखिरकार केविन बेनेट के पीछे खड़े लोग बेनेट परिवार ही थे। बेनेट परिवार के साथ एक बेवर्ली हिल्स के बारे में भूल जाओ, भले ही उनमें से 10 हों, वे शायद इसे नीचे ले जाने में सक्षम होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बड़े लोग न केवल धन बल्कि शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते थे। मार्टिन हेंडरसन के भावपूर्ण भाव को देखकर बॉब पियर्स ऊपर से शांत था, लेकिन उसका दिल कड़वाहट से भरा था। वह मार्टिन हेंडरसन को चिल्लाना चाहता था। केविन एक जाल बिछा रहा है, बेहतर होगा कि तुम उसमें न कूदो। हालांकि उसने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हार्वे बेनेट ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। चाहे कुछ भी हो, वह केविन बेनेट और बेनेट परिवार के बीच के सच्चे रिश्ते के बारे में किसी और को नहीं बता सकता था। केविन बेनेट ने भी इस बात को समझा, इसलिए वह आश्वस्त था। बॉब पियर्स ने कड़वाहट से मुस्कुराया। कल रात उसने केविन बेनेट को अपने $5 करोड़ ऑपरेशन शुल्क की मदद से नुकसान पहुंचाया था। आज सुबह केविन बेनेट ने उसके लिए एक जाल बिछाया, लगभग $50 बिलियन का जाल। यह वह चेतावनी थी जो केविन बेनेट ने उसे दी थी। बॉब पियर्स की अभिव्यक्ति और अधिक जटिल हो गई। उसे अचानक लगा कि वह अपने सामने इस परित्यक्त युवा मास्टर को नहीं देख पा रहा है। तो क्या आपको मेरे साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति है? केविन ने एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ, यंग मास्टर केविन के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इससे पहले वह इस बारे में सोच रहा था कि वह केविन के साथ कैसे संबंध स्थापित कर सकता है और वह बेनेट के परिवार की जांघों को कैसे गले लगा सकता है। अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही केविन बेनेट ने उसे एक जैतून की शाखा फेंक दी। मार्टिन हेंडरसन कैसे मना कर सकता था? मुझे उम्मीद है कि हम खुशी से सहयोग कर सकते हैं। केविन ने अपनी आंखें मूंद लीं और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। दो बड़े हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। लॉस एंजल्स काउंटी के इतिहास में सबसे बड़ी निवेश परियोजना का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि यह निवेश परियोजना केविन बेनेट द्वारा बेनेट परिवार के खिलाफ उठाया गया पहला कदम मात्र था। बॉब पियर्स, जो बगल में था, अपने पितामह के लिए आहें भरने और मन ही मन खेद महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। सहयोग के विवरण के लिए यह स्वाभाविक रूप से बॉब पियर्स की जिम्मेदारी थी। प्रभारी के रूप में केविन बेनेट को केवल सामान्य दिशा तय करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार
हेंडरसन परिवार के खाने के बाद केविन जल्दी से पहाड़ी से नीचे चला गया। वह क्लेयर राइट को काम से उठाना चाहता था, क्योंकि यह पहले से ही केविन की आदत बन गई थी। केविन के जाने के बाद मार्टिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने आदमियों से कहा, जो इस केविन बेनेट की जांच करो। मैं उसकी सारी जानकारी जानना चाहता हूं। याद रखो, तुम्हें गुप्त रूप से जांच करनी होगी। उसे पता न चलने दो। हां मास्टर मार्टिन। आह! जो ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और चला गया। मार्टिन हेंडरसन के चेहरे पर एक गंभीर भाव चमक उठा। चूंकि वह एक बदमाश से शहर के सबसे अमीर आदमी में बदल गया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। मार्टिन हेंडरसन ने केविन बेनेट को पहली बार देखा। उसे एहसास हुआ कि केविन सरल नहीं था। वह अभिमानी और अभिमानी युवा मास्टर नहीं था जिससे वह पहले मिला था। इसके विपरीत युवा बेनेट बहुत होशियार था। ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे उसके पास कोई तर्क नहीं था, लेकिन वास्तव में वह बहुत गणना करने वाला था। इसने मार्टिन हेंडरसन को भी ऐसा महसूस कराया कि वह एक बाघ से निपट रहा था। इसलिए मार्टिन हेंडरसन को स्वाभाविक रूप से जांच करनी पड़ी कि केविन किस तरह का व्यक्ति था। फिल, गैरेज में जाओ। कुछ दिन पहले मैंने जो कार ली थी उसे निकालो और यंग मास्टर केविन को दे दो। मार्टिन हेंडरसन ने फिर से निर्देश दिया। वह बहुत स्पष्ट था कि केविन बेनेट जैसे लोगों के लिए चेहरा किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। उसके हाथ में सुरक्षा गार्ड ने न केवल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को नष्ट कर दिया था, बल्कि उसने केविन बेनेट के चेहरे को भी नष्ट कर दिया था। इसलिए भले ही केविन बेनेट ने संकेत दिया था कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, मार्टिन हेंडरसन अभी भी थोड़ा चिंतित था। वह केविन को एक शानदार कार देकर खुश करना चाहता था, ताकि रोनन जेनकिंस से जुड़ा मामला पूरी तरह से सुलझ जाए। यह सोचकर मार्टिन हेंडरसन अपने दिल की पीड़ा को महसूस किए बिना नहीं रह सका। अगर उस बेवकूफ रोनन जेनकिंस ने केविन बेनेट के इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाहर नहीं निकाला होता, तो उसे केविन बेनेट को माफी के तौर पर अपनी $20 मिलियन की शानदार स्पोर्ट्स कार देने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसने एक शानदार स्पोर्ट्स कार के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर का व्यापार किया, वह शायद केविन बेनेट था। मार्टिन हेंडरसन में अब रोनन जेनकिंस को मारने का भी दिल था। केविन को नहीं पता था कि मार्टिन उसके जाने के बाद इतना सोच रहा था। अगर केविन बेनेट को इस बारे में पता चलता, तो वह कान से कान तक मुस्कुराता। मार्टिन हेंडरसन बहुत सतर्क था। यूएस बैंक टॉवर सैक्रामेंटो शहर की सबसे ऊंची इमारत थी और यह राइट फैमिली कंपनी का मुख्यालय भी था। दोपहर हो चुकी थी। क्लेयर राइट बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसने कई बार कंपनी के प्रवेश द्वार की ओर देखा था, लेकिन फिर भी केविन को नहीं देखा था। आमतौर पर केविन समय का बहुत पाबंद था। जब तक वह काम से बाहर निकलती, वह बिना हिले डुले दरवाजे के पास खड़ा रहता, उसे लेने के लिए इंतजार करता। आज देर क्यों हुई? क्या यह हमारी महान सुंदरी नहीं है, राइट? क्या आप केविन के अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर आपको लेने आने का इंतजार कर रही हैं? क्लेयर राइट के पीछे से एक भयावह आवाज सुनाई दी। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि उसके पीछे वाला व्यक्ति उसका चचेरा भाई था। क्लेयर ने कुछ नहीं कहा। छोटी उम्र से ही उसके साथ उसके संबंध खराब थे। जब वह बड़ी हुई तो टेलर राइट ने बार बार उसके लिए परेशानी खड़ी की थी। टेलर राइट ने अपने चेहरे पर नाजुक मेकअप के साथ लाल बोहेमियन पोशाक पहनी थी। हालांकि उसका चेहरा सुंदर माना जा सकता था, फिर भी यह एस क्लेयर राइट से कमतर था। क्लेयर को उसे अनदेखा करते हुए देखकर टेलर को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने आह भरी। मुझे लगता है कि कभी-कभी किस्मत थोड़ी अजीब होती है। जब हम छोटे थे तो तुम हमारे राइट परिवार में सबसे सुंदर लड़की थी, और दादाजी ने कहा था कि भविष्य में तुम एक नीले रंग का टक्सीडो पहने हुए एक अमीर परिवार के लड़के से शादी करोगी और हमारे राइट परिवार में सबसे खुश लड़की बनोगी। तुमने दादाजी को निराश नहीं किया। तुमने नीले रंग का पहनावा पहने हुए एक आदमी से शादी की, लेकिन दुर्भाग्य से यह टक्सीडो नहीं है,
ये उसका काम का पहनावा है और वह एक डिलीवरी बॉय है। हा हा। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर को शानदार स्पोर्ट्स कार के लिए बदला, वह शायद केविन बेनेट था। मार्टिन हेंडरसन ने अब रोनन जेनकिंस को मारने का भी दिल किया था। केविन को नहीं पता था कि मार्टिन उसके जाने के बाद इतना सोच रहा था। अगर केविन बेनेट को इस बारे में पता चलता तो वह कान से कान तक मुस्कुराता। मार्टिन हेंडरसन बहुत सतर्क था। यूएस बैंक टॉवर सैक्रामेंटो शहर की सबसे ऊंची इमारत थी और यह राइट फैमिली कंपनी का मुख्यालय भी था। दोपहर हो चुकी थी। क्लेयर राइट इमारत के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसने कई बार कंपनी के प्रवेश द्वार की ओर देखा था, लेकिन फिर भी उसे केविन दिखाई नहीं दिया। आमतौर पर केविन समय का बहुत पाबंद था। जब तक वह काम से जाती, वह बिना हिले डुले दरवाजे पर खड़ा रहता, उसे लेने के लिए इंतजार करता। आज देर क्यों हुई? क्या यह हमारी महान सुंदरता नहीं है, राइट? क्या आप केविन का इंतजार कर रहे हैं कि वह आपको लेने के लिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर आए? क्लेयर राइट के पीछे से एक भयावह आवाज सुनाई दी। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि उसके पीछे वाला व्यक्ति उसका चचेरा भाई था। क्लेयर ने कुछ नहीं कहा। बचपन से ही उसके साथ उसके संबंध खराब थे। जब वह बड़ी हुई तो टेलर राइट ने बार बार उसके लिए मुसीबत खड़ी की। टेलर राइट ने अपने चेहरे पर नाजुक मेकअप के साथ लाल बोहेमियन पोशाक पहनी थी। हालांकि उसका चेहरा सुंदर माना जा सकता था, फिर भी यह क्लेयर क्लेयर राइट से कमतर था। क्लेयर को उसे अनदेखा करते देख टेलर को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने आह भरी। मुझे लगता है कि कभी कभी किस्मत थोड़ी अजीब होती है। जब हम छोटे थे तो तुम हमारे राइट परिवार की सबसे सुंदर लड़की थी और दादाजी ने कहा था कि भविष्य में तुम नीले रंग का टक्सीडो पहने एक अमीर परिवार के लड़के से शादी करोगी और हमारे राइट परिवार की सबसे खुश लड़की बनोगी। तुमने दादाजी को निराश नहीं किया। तुमने नीले रंग की पोशाक पहने एक आदमी से शादी की, लेकिन दुर्भाग्य से यह टक्सीडो नहीं है, यह उसका काम का पहनावा है और वह एक डिलीवरी बॉय है। हा हा। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर को शानदार स्पोर्ट्स कार के लिए बदला, वह शायद केविन बेनेट था। मार्टिन हेंडरसन ने अब रोनन जेनकिंस को मारने का भी दिल किया था। केविन को नहीं पता था कि मार्टिन उसके जाने के बाद इतना सोच रहा था। अगर केविन बेनेट को इस बारे में पता चलता तो वह कान से कान तक मुस्कुराता। मार्टिन हेंडरसन बहुत सतर्क था। यूएस बैंक टॉवर सैक्रामेंटो शहर की सबसे ऊंची इमारत थी और यह राइट फैमिली कंपनी का मुख्यालय भी था। दोपहर हो चुकी थी। क्लेयर राइट इमारत के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसने कई बार कंपनी के प्रवेश द्वार की ओर देखा था, लेकिन फिर भी उसे केविन दिखाई नहीं दिया। आमतौर पर केविन समय का बहुत पाबंद था। जब तक वह काम से जाती, वह बिना हिले डुले दरवाजे पर खड़ा रहता, उसे लेने के लिए इंतजार करता। आज देर क्यों हुई? क्या यह हमारी महान सुंदरता नहीं है, राइट? क्या आप केविन का इंतजार कर रहे हैं कि वह आपको लेने के लिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर आए? क्लेयर राइट के पीछे से एक भयावह आवाज सुनाई दी। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि उसके पीछे वाला व्यक्ति उसका चचेरा भाई था। क्लेयर ने कुछ नहीं कहा। बचपन से ही उसके साथ उसके संबंध खराब थे। जब वह बड़ी हुई तो टेलर राइट ने बार बार उसके लिए मुसीबत खड़ी की। टेलर राइट ने अपने चेहरे पर नाजुक मेकअप के साथ लाल बोहेमियन पोशाक पहनी थी। हालांकि उसका चेहरा सुंदर माना जा सकता था, फिर भी यह क्लेयर राइट से कमतर था। क्लेयर को उसे अनदेखा करते देख टेलर को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने आह भरी। मुझे लगता है कि कभी कभी किस्मत थोड़ी अजीब होती है। जब हम छोटे थे तो तुम हमारे राइट परिवार की सबसे सुंदर लड़की थी और दादाजी ने कहा था कि भविष्य में तुम नीले रंग का टक्सीडो पहने एक अमीर परिवार के लड़के से शादी करोगी और हमारे राइट परिवार की सबसे खुश लड़की बनोगी। तुमने दादाजी को निराश नहीं किया। तुमने नीले रंग की पोशाक पहने एक आदमी से शादी की, लेकिन दुर्भाग्य से यह टक्सीडो नहीं है, यह उसका काम का पहनावा है और वह एक डिलीवरी बॉय है। हा हा हा। क्लेयर ने कुछ नहीं कहा। बचपन से ही उसके साथ उसके संबंध खराब थे।
जब वह बड़ी हुई तो टेलर राइट ने बार बार उसके लिए मुसीबत खड़ी की। टेलर राइट ने अपने चेहरे पर नाजुक मेकअप के साथ लाल बोहेमियन पोशाक पहनी थी। हालांकि उसका चेहरा सुंदर माना जा सकता था, फिर भी यह है क्लेयर राइट से कमतर था। क्लेयर को उसे अनदेखा करते देख टेलर को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने आह भरी। मुझे लगता है कि कभी कभी किस्मत थोड़ी अजीब होती है। जब हम छोटे थे तो तुम हमारे राइट परिवार की सबसे सुंदर लड़की थी, और दादाजी ने कहा था कि भविष्य में तुम नीले रंग का टक्सिडो पहने एक अमीर परिवार के लड़के से शादी करोगी और हमारे राइट परिवार की सबसे खुश लड़की बनोगी। तुमने दादाजी को निराश नहीं किया। तुमने नीले रंग की पोशाक पहने एक आदमी से शादी की, लेकिन दुर्भाग्य से यह टक्सिडो नहीं है, यह उसका काम का पहनावा है और वह एक डिलीवरी बॉय है। हा हा। क्लेयर ने कुछ नहीं कहा। बचपन से ही उसके साथ उसके संबंध खराब थे। जब वह बड़ी हुई तो टेलर राइट ने बार बार उसके लिए मुसीबत खड़ी की। टेलर राइट ने अपने चेहरे पर नाजुक मेकअप के साथ लाल बोहेमियन पोशाक पहनी थी। हालांकि उसका चेहरा सुंदर माना जा सकता था, फिर भी यह क्लेयर राइट से कमतर था। क्लेयर को उसे अनदेखा करते देख टेलर को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने आह भरी। मुझे लगता है कि कभी कभी किस्मत थोड़ी अजीब होती है। जब हम छोटे थे तो तुम हमारे राइट परिवार की सबसे सुंदर लड़की थी, और दादाजी ने कहा था कि भविष्य में तुम नीले रंग का टक्सिडो पहने एक अमीर परिवार के लड़के से शादी करोगी और हमारे राइट परिवार की सबसे खुश लड़की बनोगी। तुमने दादाजी को निराश नहीं किया। तुमने नीले रंग की पोशाक पहने एक आदमी से शादी की, लेकिन दुर्भाग्य से यह टक्सिडो नहीं है, यह उसका काम का पहनावा है और वह एक डिलीवरी बॉय है। हा हा।